मेरा नाम है आयान अक्कल कोटकर। हम सीखेंगे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। यहाँ पे हमारे मॉडल्स वो हमारे साथ ज्यादा कोऑपरेट नहीं करते। फोटोग्राफी एक कला है और कलाकार आप खुद हो। हमें उस फोटोग्राफ के जरिए एक कहानी बतानी है। 3 चीजों का पालन करना जरूरी है। उसे हम कहते हैं, एक शटर स्पीड, ISO और एपर्चर। तो आपके पास जो भी कैमरा है उसका इस्तेमाल करिएगा, तो जितने फोटोग्राफ्स हो सके उतना लो। नॉलेज के जंगल में खो जाए। बहुत अच्छा लगा ये सब जानकर, क्योंकि इन सब चीजों के बारे में जनरली हमें मौका नहीं मिलता है, अवसर नहीं मिलता है बात करने का। तो आई एम श्योर जो भी बच्चे ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको बहुत सी जानकारी मिल रही कि क्या है क्या नहीं है, क्या क्या अवसर है इस कॉलेज से पढ़ाई करके निकलने के बाद। तो अब हम अपने दूसरे प्रश्न के तरफ बढ़ते हैं कि ये जो है ऐसा सुनने में, क्योंकि बाकी जो आर्म्ड फोर्सेस के अकेडमीज हैं, चाहे वो नेशनल डिफेंस अकेडमी हो, इंडियन मिलिट्री अकेडमी हो, वहाँ पे बहुत ज्यादा फिजिकल रिगर, मतलब एक शारीरिक तौर पर बहुत कठोर और चुनौतीपूर्ण कार्य करने होते हैं। तो ये आपके AFMC के बारे में भी लागू होता है क्या? सुयश पहले बताओ। मैम, जहाँ तक वैसा है कि हमें प्रिपेयर किया जा रहा है आर्म फोर्सेस में एक डॉक्टर बनने के लिए, और डॉक्टर्स का एक सपोर्टिंग रोल होता है। तो उसके लिए हमारा मेन फोकस जो है वो मेडिकल एजुकेशन के लिए है, जो कि अपने आप में बहुत रिगरस होता है। तो डेफिनेटली हमसे उतना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि NDA के लेवल की रिगरस फिजिकल ट्रेनिंग हो, बट ऑब्वियसली जैसा मैम ने कहा कि हेल्दी माइंड शुड बी देयर इन अ हेल्दी बॉडी, सो फिजिकल फिटनेस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है। जैसा कि नीट की तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे, तो उसके पहले साल 2 साल बस 6 घंटे 8 घंटे पढ़ते पढ़ते वो दे टेंड टू पुट ऑन सम वेट या फिर थोड़े अनफिट हो जाते हैं। बट जैसे ही वो कॉलेज में आते हैं तो फर्स्ट 6 मंथ्स उनको अच्छी खासी PT कराई जाती है, जिससे कि वो वापस बैक टू शेप आ सकें। और ये सिलसिला जारी रहता है, ऐसा नहीं होता है 6 मंथ बाद रुक जाता है, बट अनऑफिशियली जारी रहता है। उनको फोर्स नहीं किया जाता है किसके लिए, बट PT या फिर फिजिकल ट्रेनिंग, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, फिटनेस पे जोर दिया जाता है। बट हाँ, डेफिनेटली इट्स नॉट एज रिगरस एज व्हाट दैट इन NDA और IMA फॉर दैट मैटर। उसके अलावा एक है कि NCC की ट्रेनिंग हमें दी जाती है, तो उसमें बेसिक्स ऑफ जो भी बेसिक सिखाया जाता है NCC का C सर्टिफिकेट के लिए, तो उसमें भी कुछ फिजिकल ट्रेनिंग तो हमें हो जाती है। बट हाँ, NDA से तुलना नहीं की जा सकती उसके लिए मैम। आई थिंक बिल्कुल सही कहा सुयश ने। यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है इज मेनली टू विद फिटनेस इन माइंड, कि दे कैन नॉट बी ओनली इंडोर्स, फिट माइंड इन अ फिट बॉडी के लिए। तो इसलिए वी इंसिस्ट कि या तो गेम्स खेले या स्विमिंग करे, सम अमाउंट ऑफ फन। मतलब मैंने ज्वाइन किया, मैंने देखा कि काफी बच्चे वेट गेन कर चुके थे, दे वर क्वाइट अनफिट। सो इसलिए फिर मैंने कहा आप क्या करना चाहोगे? लड़कियों ने कहा हम जुम्बा करना चाहते हैं, तो हमने जुम्बा शुरू करवा दिया। मैंने कहा आप कुछ भी करिए, बट यू हैव टू बी आउटडोर्स एंड यू हैव टू हैव समथिंग टू कीप योरसेल्फ फिट। सो दैट इज देयर। और खासकर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट 6 मंथ्स में तो हम थोड़े ज्यादा रिजिड रहते, क्योंकि हमने देखा है कि एडमिशन के टाइम आर्म फोर्सेस में एक वेट क्राइटेरिया होती है, मतलब आपको वो बाकी जिंदगी भी उसको मेंटेन करना पड़ता है। तो उसके लिए जब जो ज्वाइन करते हैं ना, वो 11th-12th में इतने कोचिंग क्लासेस कर करके सब बच्चे एटलीस्ट 50, मतलब इफ नॉट एक्सपेक्टेड एटलीस्ट 50% उनकी वेट एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो जाती है। 30 to 50%
तक एक्सेप्ट मतलब हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये बैठ बैठ के ऐसे हो गया है। तो इसलिए हम फर्स्ट 6 मंथ्स में पीटी, रनिंग, मैराथन ये सब करवाते हैं। और काफी तब बच्चे कंप्लेन करते हैं। मैं जब डीन थी, मेरे पास पेरेंट्स के बड़ी दुखी चिट्ठियां आती थी कि हमारा बच्चा बहुत ना दुखी है, वो क्या मतलब वो तो मेडिकल के लिए गया था, उसको दौड़ना पड़ रहा है। तो मैं उनको समझाती थी कि आपके बच्चे के अच्छे के लिए है। आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप प्लीज जैसे भी एक बार वो काबिल है और सिलेक्ट हो गया एएफएमसी जैसे इंस्टीट्यूशन के लिए, अब आप हम पे छोड़िए, हमारा साथ दे दीजिए और 4.5 साल बाद फिनिश प्रोडक्ट ले जाइए। तो ये मैं उनको बताती थी। जैसा कि शुरू में तो हम जब मैं था फर्स्ट टर्म में, मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगता था सुबह उठ के 5 बजे उठ के पीटी जाना, बट अब जब फाइनल ईयर में आते हैं और पीछे देखते हैं तो लगता है कि वो कितना जरूरी था। अगर वो अब इनफैक्ट अब तो देखते हैं कि वो बहुत एंजॉयबल था। सुबह उठ के फ्रेश फील करते थे जब हम सुबह दौड़ते थे, और एक ऊर्जा ऐसी आती थी जो कि हमें मेडिकल एजुकेशन में पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करती थी। तो ये जरूरी है, उसमें उससे बच्चों को डरना नहीं चाहिए यहाँ। बिल्कुल। अच्छा, ये एक बस एक जुड़ा सवाल ये है फिजिकल फिटनेस क्योंकि जरूरी है कॉम्बैट सिचुएशंस में, क्या आप लोग को जाना होता है, फ्रंट लाइन पे जाना पड़ता है, बाकी जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनकी तरह आपको भी वहां जाकर सेवा देनी होती है क्या? बिल्कुल देनी होती है। इनफैक्ट फर्स्ट पोस्टिंग सबको फील्ड जाना पड़ता है। और मैं अभी आई विल शेयर विद यू, जब मैं नॉर्दर्न कमांड में थी तो वहां पे हर एक सियाचिन के हर पोस्ट पर हर एक जगह पे एक डॉक्टर होता था। और जो स्फूर्ति उनमें मैंने देखी, मतलब गर्व फील हुआ कि ये जो यंग डॉक्टर्स है इतना बढ़िया कर रहे हैं। श्रीनगर में है, कश्मीर में है, जहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब हालात ऐसे हैं, कुछ ना कुछ एक्शन चलती रहती है। और जो भी और हर एक फौजी वहां पे जो सर्व करता है, चाहे वो आर्मी का हो, एयरफोर्स का, या शिप पे कोई नेवी का सेलर हो, वो एक जो रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर या यंग डॉक्टर जो उनके साथ खंधा दे के खंधा काम करता है, उसको इतनी इज्जत मिलती है। और ये भी जो डॉक्टर्स है उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और मतलब मुझे कभी कभी ऐसे लगता था कि सारे डॉक्टरों को अगर 1-2 साल ऐसी ड्यूटी करे तो उनको पूरी कम्युनिटी जो अपने देश में हालात है, उन सब को जो गांवों में है, जिनको जरूरत है, उस पे डॉक्टर्स गर्व के साथ काम करेंगे। क्योंकि हमारे डॉक्टर्स जो है ना, इतनी कठिनाइयों में सब उनके साथ पैदल चलते हैं, उनके साथ पोस्ट पे जॉब करते हैं। कोई भी जख्मी होगा उसे तुरंत देखभाल करते हैं, उसको एयर इवैक्यूएशन। तो 1 और 2 साल की सर्विस में वो इतना केपेबल बन जाता है, जो बाहर सिर्फ पीजी के एग्जाम में लगे रहते हैं। तो ये फर्क है। मैम, जैसे यूएन मिशंस पे भी भेजा जाता है इंडियन हाँ, आर्मी के बिल्कुल डॉक्टर्स को। बिल्कुल। यूएन मिशंस में भेजा जाता है। Yes, बल्कि yes. इंडियन डॉक्टर्स तो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर Absolutely. वहाँ और they are doing very well, extremely Yes, well. yes. और पूरी विश्व में रिकॉग्नाइज भी उनको किया, उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज भी किया जाता है। Yes. और कुछ कंट्रीज में तो इवन सिविलियंस आर सपोज्ड टू बी डूइंग करीब 6 महीने का कुछ इस तरह का ट्रेनिंग लेकर उनको भी करना पड़ता है। कुछ कंट्रीज में ऐसा है, लेकिन हमारी कंट्रीज में सिविलियंस को किसी तरह They की don't do it. मिलिट्री ट्रेनिंग की Yes. आवश्यकता नहीं Yeah. है। जनरल कानेटकर, इस अब ये सारी बातें हो रही हैं, कितनी अच्छी संस्था है जहाँ से बच्चे निकल कर मेडिकल प्रोफेशन ज्वाइन कर रहे हैं, आर्मी में भी जा रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ से जो मेडिकल पढ़ाई करेगा वो उसको आर्मी में ही जाना पड़ेगा या वो जनरल प्रैक्टिशनर भी बन सकता है? मतलब आमतौर पे आर्मी ना ज्वाइन करके वो ऐसे भी डॉक्टर अपना जनता के बीच में अपना प्रैक्टिस कर सकता है। या ऑप्शन तो होता है, क्योंकि एक बॉन्ड साइन करते हैं कि इसके बाद अगर हम ज्वाइन करें तो हमें बॉन्ड पे नहीं करना पड़ता है, और अगर ज्वाइन नहीं करे तो हम वो पेमेंट करके छोड़ सकते हैं। लेकिन हम 2 चीजें हैं। हम अपनी तरफ से सोचते हैं कि जब सरकार इतनी स्पेंड कर रही है, आपकी हर मतलब पूरी एजुकेशन फ्री हो रही है,
आपको इंटरनेशनल कैंपस में सारी सुविधाएं आपको फ्री दे रहे हैं। तो हम यही बच्चों को सिखाते हैं, संस्कार सिखाते हैं कि अगर हम एक हाथ से इतना ले रहे हैं तो हमारे इसमें एक देने की भावना भी आनी चाहिए। और हम यही उम्मीद रखते हैं कि हमारे बच्चे जो है आके आर्म फोर्सेस में सर्व करें। लेकिन बॉन्ड ये नहीं कि किसी को जकड़ के बांध के रखा होता है, वही है कि भाई अगर आप नहीं आना चाहते, ये लेते हुए भी आप कोई भी वजह हो सकती है, तो फिर आप जो आपने गवर्नमेंट ने आपके ऊपर खर्चा किया है, क्योंकि फीस वीस कुछ भी नहीं है एफएमसी की और हर चीज फ्री है, तो उसको आपको लौटाना पड़ेगा। तो ये आपकी बॉन्ड की अमाउंट है। लेकिन यही है कि या तो अनफिट बच्चे हो जाते कोई किसी कारण, किसी को अब हर एक कॉलेज में होते हैं, लेकिन एफएमसी में क्योंकि पासिंग आउट के टाइम में भी हम चाहते हैं कि एकदम फिट हो, तो कोई जिसको किसी को कोई मेजर बीमारी हो, एपिलेप्सी हो या ऐसे कोई ये हो, तो वो फौज नहीं ज्वाइन कर सकता है, उन्हें पे नहीं करना पड़ता है। अगर वो इसके कंट्रोल में नहीं था और वो बीमार हो गया तो उसे पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो फिट हो और मतलब केपेबल हो लेकिन फौज में नौकरी नहीं करना चाहता है, वो बॉन्ड पे करके छोड़ के इंटर्नशिप बाहर करके अपनी जिंदगी जैसे मर्जी कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, तो इससे दूसरा मेरा जो प्रश्न था उसका जवाब आपने पहले ही दे दिया कि वो निःशुल्क है, वहाँ पे जो शिक्षा होती है वो निःशुल्क है। तो ये तो हमारे खासकर जो गरीब बच्चे हैं जिनके माँ बाप का इतना साधन नहीं है कि वो खर्च करके बच्चों को पढ़ा सके, क्योंकि हमें पता है कि मेडिकल एजुकेशन में कितना पैसा जाता है। अगर आपका सरकारी एम्स या ऐसे जो भी प्रतिष्ठित संस्थान है, मेडिकल संस्थान है, उसमें अगर आपकी एडमिशन नहीं होती है तो प्राइवेट कॉलेज में आपको पढ़ने का मौका मिलता है, और कितनी ज्यादा फीस होती है, यहाँ तक कि कभी कभी 50 लाख तक फीस पहुंच जाए। तो आम जो मिडिल क्लास फैमिली है वो कहाँ से अपने बच्चे का फीस भर सकेगा? तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आपने कहा कि एएफएमसी में निःशुल्क शिक्षा है, लेकिन अगर वह बाहर निकलना चाहता है और बॉन्ड देना हो तो कितना बॉन्ड भरना पड़ेगा, इसके बारे में बताइए। फीस मेरे ख्याल से उनको पूरे साल के 5-1 हजार होते हैं फीस। जो ट्यूशन फीस जो यूनिवर्सिटी को पे करनी होती है वो पे करनी पड़ती है, और थोड़ा बहुत जो मेसिंग वगैरह उनका, सुयश तो मेस सेक्रेटरी भी था, हम तो चाहते हैं कि क्योंकि पूरा राशन सब कुछ फ्री आता है लेकिन बच्चे कुछ और खाना चाहते हैं, कुछ और, तो इसलिए सम अमाउंट 1000-1500 वो महीने का पे करते हैं। बाकी उनके लिए तो हेयर कटिंग अलाउंस से लेके वॉशिंग अलाउंस और मतलब टर्म एंडिंग ब्रेक में उनको घर जाने आने का टिकट भी दिया जाता है, बुक्स के लिए, स्टेशनरी के लिए अलाउंस मैम। हाँ, स्टेशनरी, किताबें, उसका अलाउंस होता है अलग। और मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो, और इतना बढ़िया कमरा, बाहर आप सब सिविल हॉस्पिटल में देखिए पोस्ट ग्रेजुएट्स भी 4-4 लोग एक कमरे में रहते हैं। यहाँ पे हर एक को एक सिंगल शुरू में शेयरिंग होती है, उसके बाद सिंगल रूम ही होती है, सिंगल रूम विद अ बालकनी मैम इन ईच रूम, है ना, हर एक को, हर स्टूडेंट को। और प्रॉपर लिनन बेडशीट से लेके जब ज्वाइन करते हैं वो पूरा किट दिया जाता है कि भाई ये रही आपकी पूरी, मतलब आप आराम से रहे। एक साइकिल भी दी जाती है मैम साथ में, एक साइकिल भी दी जाती है। लो साइकिल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो सुयश, आप क्या कहेंगे हमारे छात्रों को कि उन्हें ट्राई करना चाहिए आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज? बिल्कुल, मतलब इससे अच्छा मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, इससे अच्छा और कहीं मिल भी नहीं सकता, एटलीस्ट इंडिया में इससे बढ़िया सुविधाएं और नहीं मिल सकता। बिल्कुल ज्वाइन करना। अच्छा ये बताइए, आपने क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या पाया, ये बताइए जाने से पहले क्या एक्सपेक्ट किया? मुझे जो आइडिया था कि डॉक्टर बनने का जो सिलसिला होता है वो बहुत मतलब आदमी बस पढ़ते रहो रटते रहो दिन रात, एक समय आएगा जब बर्नआउट हो जाओगे। मैं खुद को प्रिपेयर कर रहा था कि नहीं, मोटिवेशन वो लूज नहीं करना है, फिर भी पढ़ते रहेंगे। बट एएफएमसी में आने के बाद पता चला, जैसा मैम ने शुरुआत में कहा कि यू एंजॉय दिस होल प्रोसेस। बस आप एमबीबीएस नहीं करते, आप एमबीबीएस करने के पूरे प्रोसेस को एंजॉय करते हो। तो मतलब दिस इज इससे अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एमबीबीएस इंडिया में और कहीं भी।
अच्छा, कितने साल का कोर्स होता है ये बता दीजिए हमारे छात्रों को। 4.5 years का कोर्स होता है और उसके बाद फिर 1 साल का कंपलसरी रोटेशनल इंटर्नशिप करना होता है। वो इंडिया के किसी भी फौजी हॉस्पिटल में वो कॉलेज ही हमें करवाता है। बाकी ये 4.5 years का कोर्स होता है। ओके, तो बिल्कुल पूरी तरह से जिसको कहते हैं ना कि पका कर निकालते हैं वहां से बिल्कुल। बच्चे को। जब कॉलेज से निकलते हैं तो हमें हाँ। यूनिफॉर्म के साथ 2 सितारे लगाकर फिर कॉलेज निकालता है। मेडिकल कैडेट अस्मिता सिन्हा। लेफ्टिनेंट अस्मिता सिन्हा। बिल्कुल, तब उससे कितना गर्व का, कितना गर्व बिल्कुल, का माहौल बिल्कुल। होता होगा, कितने गर्व की बात है ये सबके लिए, बच्चे के लिए तो है ही, उनके माता पिता के लिए भी कितने ज्यादा गर्व की बात है। और नहीं, मोना शिक्षक जी के मैं लिए एक और चीज बताना चाहूंगी जी। कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इट इज अ बॉन्ड, हाँ। मैं तो बच्चों को कहूंगी कि ये आपके लिए एक जॉब सिक्योरिटी है। हाँ। आप देख रहे हो बाहर या तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस में लग जाओ अपना, नहीं तो आपको पीजी नहीं मिल सकती है। आपको इतनी एफर्ट, ओपन सीट्स हमारे यहाँ अगर 150 अंडर ग्रेजुएट सीट्स है तो 350 पीजी सीट्स है। सो इसलिए ऑलमोस्ट मतलब, और हमारी काउंसलिंग भी अलग होती है, तो इट इज ऑलमोस्ट कि सबको पोस्ट ग्रेजुएशन भी मिल जाएगी। ये जरूरी है कि इमीडिएटली नहीं, आपको 3 साल की नौकरी, लेकिन 3 साल बच्चे जिंदगी जीना सीखते हैं। नहीं तो क्या है, एक घोड़े की तरह ना नाल लगाओ और एक ही चीज करते रहो। आप पहले 10th करो, उसके बाद 12th करो, उसके बाद कोचिंग करो, उसके बाद मेडिकल करो, फर्स्ट एमबीबीएस, सेकंड एमबीबीएस, थर्ड, फोर्थ, और उसके बाद पीजी के लिए लग जाओ। मतलब कोई और चीज कर ही नहीं सकते, विकल्प कोई छोड़ा ही तजुर्बा नहीं। ले ही नहीं सकते। यहाँ आपको 3-4 साल एक्सपीरियंस मिलेगा, आप जॉब मिलेगा, एक रिस्पेक्ट मिलेगी। बाहर वजह ऐसे मतलब कोई रीजंस पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि हम पेपर्स में पढ़ते हैं कि कभी डॉक्टर को किसी को मतलब किसी की पिटाई हुई, किसी के झगड़े हुए, कोई कोर्ट में ले जा रहा है। आर्मी में इतना रिस्पेक्ट के साथ डॉक्टर नौकरी करता है, किसी को कोई तंग नहीं करता है। और इसकी वजह है कि डॉक्टर भी दिल लगा के काम करते हैं, ऐसा मतलब एक जॉब की तरह नहीं करते हैं उसको, एक अपनी तरीके से जो दिल लगा के काम करते हैं। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ एक आर्मी की सर्विस भी बाकी सर्विसेज से, अगर आपको बाहर देश जाना ही है, आपने कुछ तय कर लिया, अलग बात है, लेकिन अगर आपको कोई और जॉब करनी है तो आर्मी आर्म फोर्सेस की जो नौकरी है ना, वो एक जॉब सिक्योरिटी, अश्योर्ड करियर, बहुत ही बढ़िया रिस्पेक्टेड सर्विस है। मेजर जनरल माधुरी कानिटकर, विशिष्ट सेवा मेडल। तो आपका जो वीडियो देखा कि आप बिल्कुल मार्च करती हुई अपना जो अवार्ड है अति विशिष्ट सेवा मेडल, उसको लेने के लिए आप प्रेसिडेंट के पास आ रही हैं और आपको वो मिला, साइटेशन मिला और मेडल मिला, और फिर आप गई, तो उस पल में जो आपकी फीलिंग आई उसके बारे में हमें बताइए। I was very proud. I was extremely proud क्योंकि I mean it's a कि मैंने ऐसे उसके लिए नौकरी नहीं करी थी, जैसे आपने कहा ना, मैंने अपनी जॉब अपना दिल लगा के किया था और उसको अप्रिशिएट किया जा रहा था, और इसलिए शायद मैं और बिल्कुल स्मार्टली मार्च कर गई। और दूसरी बात ये भी थी कि यू नो आई वाज द ओनली लेडी इन अ साड़ी, so I was in that whole crowd getting the award. तो मेरे हस्बैंड भी वहां बैठे थे, माय मदर इन लॉ, शी इज नो मोर, लेकिन मैं उनको जो मदर इन लॉ थी उनको साथ ले गई थी। मैंने कहा आपने चलना है, कहती अब मैं कैसे आऊंगी, मैंने कहा नहीं, मैं बैग पैक करूंगी और आपको ले जाऊंगी, क्योंकि जब भी मुझे मुश्किलें आती थी तब आप मेरे साथ रहती थी। तो इसलिए और मेरे माता पिता गुजर गए थे तो मैं मदर इन लॉ को साथ ले गई थी, और वो बिल्कुल, वो भी इतनी, मुझे पता था पीछे से वो जोर जोर से तालियां बजा रही है, और बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पीछे बैठी
तो इसलिए उससे जो है ना मेरी और स्मार्ट मार्चिंग हो गई। और बाद में सबने कहा कि तेरी सबसे स्मार्ट मार्चिंग आपकी थी। मैंने कहा क्योंकि सब सोचते हैं ना लेडी ऐसे ही चलेगी, तो मुझे प्रूव करना था कि नहीं, मैं भी मतलब बिल्कुल, तो दैट प्राइड केम इनटू माय मार्च आई थिंक। because it was a beautiful video. गुड मॉर्निंग मैडम, मेरा नाम प्रगल्भ प्रताप है। मैं 7th क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैडम, मेरा प्रश्न यह है कि एएफएमसी में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस है? यह कॉलेज भारत के अन्य कॉलेज से कैसे अलग है? इसमें एडमिशन लेने के लिए हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए? थैंक यू। एएफएमसी में एडमिशन लेने के लिए सेम वही नीट की परीक्षा देनी पड़ती है, और उसके बाद जब आप परीक्षा दे मतलब रिजल्ट आने के बाद आप जब नेशनल काउंसलिंग के लिए आप फॉर्म फिल करते हो, तब आपको एएफएमसी का चॉइस टिक करना पड़ता है, और वो टिक करने के बाद एएफएमसी पे वेबसाइट पे जाके उसकी एक रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं कि जिन्होंने एएफएमसी का चॉइस भरा है और हमारी रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, उनके रिजल्ट्स हम नीट की तरफ से सीबीएसई जो कंडक्ट करता है या टेस्टिंग बॉडी से हम उनके रिजल्ट्स लेके मेरिट लिस्ट बनाते हैं, और इससे फर्स्ट मेरिट लिस्ट बनती है जिसमें हम, क्योंकि हम 105, 110 जो 115 लड़के और 30 लड़कियां लेते हैं, तो उसके 10 टाइम्स द नंबर लोगों को कट ऑफ जहां मार्क्स आते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। और ये सेकंड फेज में एक लॉजिक का टेस्ट होता है, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और लॉजिक, और दूसरा एक इंटरव्यू होता है, और उसके मार्क्स हम नीट मार्क्स को ऐड करके कॉमन मेरिट लिस्ट बनाते हैं। तो यहाँ हो सकता है कि बच्चे थोड़े से अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो हो सकता है कि थोड़े से घबराए होते हो, लेकिन अगर ये इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनिंग का जो टेस्ट है वो रिटन टेस्ट है, तो इसलिए बेसिक अगर इतनी जानकारी हो तो आप वो पढ़ के एग्जाम दे सकते हैं, और ज्यादातर मार्क्स आपके इंटरव्यू और उसी में होते हैं, और इंटरव्यू हम हिंदी में भी लेते हैं, तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। और कॉलेज में आने के बाद अगर आपकी जैसे पहले पढ़ाई हिंदी में या लोकल स्टेट लैंग्वेज में हुई हो, तो फिर हम पहले 2-3 महीने हेल्प भी करते हैं और बच्चे सब इंग्लिश सीख लेते हैं। तो इसलिए इंग्लिश अगर इतनी अच्छी तरह नहीं आती हो तो घबराने वाली बात नहीं है। मैम, इफ यू में अलाउ, मैं 2 बातें ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। एएफएमसी का जो एडमिशन प्रोसेस है ये ऐसे 3-4 चरणों में है। तो जो इंटरव्यू और उसके बाद का टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रीजनिंग का जो टेस्ट है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो अपने जूनियर से बात किया, कि एकदम पैटर्न प्रूफ है, इसमें कोई पैटर्न नहीं होता है। तो जो बच्चे सोचते हैं कि वे कोचिंग नहीं कर पाए किसी कारण से, या ये अगर आपने कोचिंग नहीं की है तो हो सकता है आपके नीट में 5 नंबर 10 नंबर कम आ जाए, लेकिन वो कोचिंग एएफएमसी के इंटरव्यू में कोई हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक पैटर्न प्रूफ टेस्ट होता है, आपका एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है, इसमें कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार मतलब आपके असली हुनर को इंटरव्यू में पहचान लिया जाता है, इसमें आपको निराश होने की जरूरत नहीं अगर आप कभी कोचिंग न कर पाए हो। ये एक मेरे को कहना था। ये बहुत अच्छा बताया। नहीं, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे प्रदेश में देखा जाता है जहाँ पे ज्यादा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनमें पहले से ही हीन की भावना आ जाती है कि अंग्रेजी तो मैं जानती नहीं, कैसे मैं कम्पिटिटिव एग्जाम दूंगी या दूंगा। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की कि उसमें भी उनको सपोर्ट किया जाता है, बिल्कुल उनकी बिल्कुल कोचिंग की जाती है। तो जो भी अगर हिंदी मीडियम से निकले हैं कोई बच्चे, तो घबराए नहीं, ये ना सोच के अपना दरवाजा बंद कर ले कि इसमें तो मेरा कोई स्कोप ही नहीं है। इतनी देर से जो बातें हो रही हैं वो सबके लिए, आप सबके लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और तो एक और निराश चीज, बिल्कुल नहीं। हाँ बिल्कुल मैम, एक और चीज मैं ऐड कर दूं कि अगर आपने अपने स्कूल डेज में भी थोड़ी सी पढ़ाई कम की हो और खेल कूद में इसमें ज्यादा ध्यान दिया हो, तो जैसा हमारे यहाँ एक सेइंग है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे महान, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एएफएमसी के इंटरव्यू में आपके स्पोर्ट्स के, आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के सर्टिफिकेट्स को बहुत तवज्जो दी जाती है। वो आपको आप दिखाते हैं तो आप
आपका इंटरव्यू बेहतर ही जाता है। तो Yes. इसलिए इन चीजों को पे भी ध्यान दिया जाता है। आप चाहें तो इस हिसाब से भी खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। एनसीसी अगर आपने स्कूल में की है तो दिस एड्स वैल्यू टू योर इंटरव्यू। नमस्ते मैम, मेरा नाम शहला यास्मीन है और मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैम, मेरा प्रश्न है कि अगर मैं एएफएमसी के बदले किसी और सिविल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करती हूँ तो क्या मुझे आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज में ज्वाइन करने का मौका मिल सकता है? साथ ही मैम, मैं यह भी जानना चाहूंगी कि एमबीबीएस के बदले डेंटिस्ट्री या नर्सिंग का कोर्स पास करने वालों के लिए आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज ज्वाइन करने के कितने चांसेस हैं? बिल्कुल है। आप अगर मेडिकल की पढ़ाई करे हो और आपको आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। इंटर्नशिप के बाद हर साल एडवर्टाइजमेंट आती है, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए डॉक्टर्स चुने जाते हैं और हर साल हम 150 से 200 डॉक्टर्स रिक्रूट करते हैं जो शॉर्ट सर्विस में आते हैं। और उसके लिए एक फॉर्म भरना होता है, एक इंटरव्यू देनी होती है। तो इसलिए कोई भी डॉक्टर बाहर से ट्रेनिंग करके भी बाद में सशस्त्र सेना कोर में आ सकता है। दूसरी रही बात, डॉक्टर के अलावा नर्सिंग के प्रोफेशन में भी हमारे नर्सिंग कॉलेजेस है और उसके अलावा ग्रेजुएट एंट्री प्रोग्राम है जो ओटीए, चेन्नई, नेवी, एयरफोर्स तीनों में नॉन मेडिकल स्कोप में भी लेडीज के लिए ज्वाइन और बाकी भी छात्रों के लिए ओपनिंग्स होती है। और लास्ट है टेक्निकल एंट्री। टेक्निकल एंट्री में आफ्टर इंजीनियरिंग एंड ग्रेजुएशन वो भी एक डायरेक्ट एंट्री होती है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ वेज ऑफ जॉइनिंग द आर्म फोर्सेस। मैं साक्षी किशनगंज बिहार से। मेरा यह सवाल है कि मैडम, अपने जीवन की किसी घटना को बताइए जो आपके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट था और आप उसे कभी भूल नहीं सकती। आई थिंक कॉलेज में जब थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैं फेल हुई थी फर्स्ट पार्ट में, वो नहीं बताया ना? हाँ, तो मैं जैसे आप लोग सब आए थे, मैं भी जब एएफएमसी ना अपने आप को वी फील वेरी गुड ना कि भाई पूरे कंट्री में हम सिलेक्ट होके आ गए और अब तो बस मतलब हम तो कंट्री के बेस्ट हैं। तो और इतने सारे, जैसे कोई बच्चा कोई खिलौने की दुकान में चला जाए और उसको इतने सारे खिलौने देखे तो वो तो चकाचौंध हो जाएगा। तो ऐसे ही हुआ, एएफएमसी पहुंच गया और देखा कि भाई यहाँ स्विमिंग भी है, राइडिंग भी है, ड्रामेटिक्स भी है, सब कुछ है। तो हम सब चीज में पार्ट लेने लगे। अटेंडेंस हो गई 0। तो पहली परीक्षा जो हुई, एक पार्ट एग्जाम होता है, उसमें हम फेल हो गए। और उसके पहले हम जो है सीबीएसई टॉपर रह चुके थे, सब चीज कर चुके थे। और जब फेल हो गए और जब कान ऐसे पकड़ा गया और घूम गया और पेरेंट्स ने भी कहा इसीलिए जाना था एएफएमसी, तो तब जो है ना कान दोनों पकड़ लिया और कहा कि भैया बैलेंस अभी से सीखना पड़ेगा। और वो बैलेंस आज तक चलता आ रहा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कनेटकर का कि वो हमारे इस कार्यक्रम में आई जिसका नाम लक्ष्य है और हमारे बच्चों को इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि आर्म्ड फोर्सेस में अगर मेडिकल प्रोफेशन चुनना है तो उसके लिए क्या करना होगा। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जैसी संस्था के बारे में उन्होंने बताया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अपना समय दिया। और साथ ही साथ सुयश जो कि मेडिकल कैडेट है वहाँ पे, सुयश सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी बच्चों को एज अ स्टूडेंट एंड आई थिंक अगले साल आप पास आउट करेंगे तो एज अ फ्रेश पास आउट आपने भी जो जानकारी दी है बच्चों को, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब बच्चों देर किस बात की है, अपने सपनों को उड़ान भरिए और आगे बढ़िए और इसी के साथ मिलेंगे अब फिर अगले हफ्ते इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए जय हिंद। और मैं भी जय हिंद कहते हुए हर एक बच्चे को जो आज ये प्रोग्राम सुन रहा है अपनी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और उन सबको यही दुआएं दूंगी कि आपको भी मौका मिले जो मुझे मिला और जो सुयश को मिला। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी आशा के साथ सबको बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। गुड।
अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे। ओहो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए। नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है आयन अक्कलकोटकर और मैं एक वन्यजीव प्राकृतिकवादी हूँ। मैं पिछले 5 वर्षों से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहा हूँ और आज हम उसी मुद्दे पे बात करने वाले हैं। हम सीखेंगे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो मेरा मानना है कि फोटोग्राफी एक कला है। हम इस कैमरा के जरिए एक पल को कैद करते हैं और उस पल से हम एक कहानी बता सकते हैं। हमारे यहाँ अलग अलग तरह के कैमरा होते हैं, चाहे वो एक बड़ा सा DSLR क्यों ना हो या आपके मोबाइल फोन के पीछे जो छोटा सा कैमरा है उसे भी हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें फोटोग्राफी सीखना है तो सबसे पहले हमें हमारे कैमरा का जो डिफॉल्ट सेटिंग है, जो पहले से सेटिंग आता है, उसको समझना ज़रूरी है। उसे हम कहते हैं ऑटो। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, जो पहले से ही हमारे कैमरा के साथ आता है। जब भी आप अपने फ़ोन के कैमरा से फ़ोटोग्राफ लेते हो या ये बड़े कैमरा से भी फ़ोटोग्राफ लेते हो, तो वो कैमरा डिसाइड करता है या कैमरा निर्णय करता है कि आपका एक्सपोजर कैसा रहेगा, आपका शटर स्पीड कैसा रहेगा। तो अगर हमें पूरा कंट्रोल चाहिए कैमरा से कि हम सारे एलिमेंट जो है, जैसे कि शटर स्पीड, ISO, एपर्चर, एक्सपोजर, अगर हमें ये सब चीज़ों को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले हमें ऑटो मोड से हटना पड़ेगा। फ़ोन के अंदर अगर आप देखें तो ऑटो मोड से आप जा सकते हो प्रो मोड में, और कैमरा के अंदर ये मोड को हम कहते हैं मैनुअल मोड। जब आप ये मोड के अंदर शिफ्ट हो जाओगे तो सारे सेटिंग जो है, जो पहले के थे, वो अभी आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये मोड में शिफ्ट करिएगा। तो आइए फोटोग्राफी की उन 3 नियमों को पहले समझने की कोशिश करते हैं जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे फोटोग्राफी में एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या होता है? हमारे कैमरा के अंदर जो सेंसर है वो एक फोटोग्राफ को कैद करता है। उस फोटोग्राफ के अंदर हर एक कोने के अंदर जितना लाइट पड़ रहा है उसे हम एक्सपोजर कहते हैं। हमारे लिए हमारा जो अंतिम गोल है वो है कि वो एक्सपोजर परफेक्ट हो। उसके लिए हमें 3 चीज़ों का पालन करना ज़रूरी है। उसे हम कहते हैं, एक शटर स्पीड, ISO और एपर्चर। इन 3 चीज़ों को समझना और उनको ठीक तरीके से एक साथ यूज़ करना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। तो पहले समझते हैं कि शटर स्पीड क्या होता है। अगर आपको शटर स्पीड समझना है तो आप अपनी आँखों को समझो, आपकी आँखों के पन्नों को समझो। अभी आप जिस तेज़ी से आप अपने आँखें खोलते हो या बंद करते हो, उसी तरह से हमारा कैमरा भी अपना शटर एक तरीके से, एक स्पीड से आप देख सकते हो, खोलता है और बंद करता है। अभी अगर आपका शटर स्पीड जो हम कहते हैं, अगर वो बहुत हाई हो तो कैमरा वही शटर को बहुत तेज़ी से बंद करता है और बहुत तेज़ी से खोलता भी है। और अगर आपने उसको स्लो कर दिया या बहुत कम कर दिया तो वो शटर ज़्यादा समय के लिए खुला रहेगा। फोटोग्राफी, स्पेशली वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए अगर आपको शटर स्पीड समझना है तो जितना आप उसे हाई रख सकते हो, जितना आप नंबर को बढ़ा सकते हो रखिए, क्योंकि उस तरीके से आपका इमेज ब्लर नहीं आएगा। सेकंड कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं ISO। ISO और कुछ नहीं है पर आपके कैमरा के अंदर जो सेंसर है वो कितना रिएक्ट करता है लाइट से, उसे हम कहते हैं ISO। अगर आपने ISO को ज़्यादा बढ़ा दिया तो आपका फोटोग्राफ ज़्यादा से ज़्यादा वाइट दिखेगा, बहुत ब्राइट दिखेगा। तो हमारे लिए ISO को जितना हम कम रख सकते हैं वो सबसे ज़्यादा शार्प इमेज आपको दे सकता है। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसे हम कहते हैं एपर्चर। अभी एपर्चर क्या होता है?
आप वापस अपने आँख का आप मिसाल ले सकते हो। आपका आँख जब आप एक अंधेरी जगह से एक बहुत से ब्राइट जगह पे जाते हो जहाँ पे बहुत सारा लाइट है, तो आपके आँख वो थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो हमारा एपर्चर कुछ ऐसे ही आप समझ सकते हो कि वो कॉन्सेप्ट है जो अलाउ करता है कि कितना सा लाइट कैमरा के अंदर जा रहा है। एपर्चर का जो दूसरा फायदा है उसे हम कहते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। अभी डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होता है? आप मानो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं पूरे फोकस में हूँ। मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है उसे हम थोड़ा धुंधला रहे हैं, थोड़ा ब्लर कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। अगर मैंने मेरा एपर्चर को कम से कम नंबर पे रखा है तो आप देख सकते हो कि जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो रहा है। अगर मैंने अपने एपर्चर को बहुत बढ़ा दिया तो मैं और मेरा बैकग्राउंड दोनों फोकस में आ सकते हैं। पर ये बात जरूर याद रखिएगा कि अगर मैंने एपर्चर को बहुत बढ़ा दिया तो कम से कम लाइट अंदर आ रहा है, तो आपको ये भी कोशिश करना है कि आप अपना एपर्चर को कम ही रखें। तो आइए अभी हमें ये कॉन्सेप्ट के बारे में हम सीखते हैं जिसे हम कहते हैं कॉम्पोजिशन। तो कोई ना कोई, हर कोई एक सब्जेक्ट का फोटोग्राफ ले सकता है, पर हमें क्या करना है? हमें सिर्फ फोटोग्राफ नहीं लेना है, हमें उस फोटोग्राफ के जरिए एक कहानी बतानी है। हमें लोगों को दिखाना चाहिए जो कहीं पे भी बैठे हो कि उस मोमेंट में जब हम लोग ने ये फोटोग्राफ कैद किया क्या हो रहा है। उसी के जरिए हम करते हैं कॉम्पोजिशन। अभी आपको ये समझना है कि जहाँ पे ये बिल्ली बैठी है हमें किस तरीके से उसे कैप्चर करना है और ये चीज़ हमें हमारे दर्शकों को दिखाना है। आप देख सकते हो जहाँ पे वो बैठी है वहाँ पे पीछे एक जाली है, वहाँ पे वो जिस दीवार पे बैठी है, जिस पत्थर के ऊपर बैठी है, उससे भी अच्छा कलर आ रहा है, उसमें अलग रंग आ रहा है। इन सब चीज़ों को अगर हम लोग एक साथ अलग अलग एंगल से कोशिश करें तो बहुत सारे बढ़िया फोटोग्राफ्स आ सकते हैं। अब ये जैसे कि आप देख सकते हो, मैं ज़्यादा जूम नहीं कर रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बिल्ली के साथ उसका पूरा बैकग्राउंड भी फोटोग्राफ में आए। पर अगर मुझे एक पोर्ट्रेट लेना है या मुझे थोड़ा उसका सिर्फ फेस पे फोकस करना है तो मैं थोड़ा सा नज़दीक जा सकता हूँ, कैमरा का थोड़ा जूम बढ़ा सकता हूँ और थोड़ा उसको कैप्चर करने की कोशिश कर सकता हूँ। आप सब अपने आप को एक कलाकार की तरह मानिएगा और जिस तरीके से आपको फोटोग्राफ लेना है आप ले सकते हो। चाहे आपको उसके अंदर जूम इन करना है या जूम आउट करना है, या आपको सिर्फ उसका चेहरा चाहिए या आपको पूरा बैकग्राउंड भी चाहिए, वो आप पे निर्भर है। तो आप जितना हो सके अलग अलग तरीके के फोटोग्राफ्स लेने की कोशिश करिए और उस तरीके से आपके पास अलग अलग प्रकार के अच्छे फोटोग्राफ्स आ सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी दूसरे टाइप की फोटोग्राफी से थोड़ा अलग है। यहाँ पे हमारे मॉडल्स आप चाहो या हमारे सब्जेक्ट जो चाहो वो हमारे साथ ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करते। हम कभी भी कोई टाइगर या लेपर्ड या कोई भी चिड़िया हो उसे हम कभी ये नहीं कह सकते कि आप एक जगह पे रुकिए या आप मेरे लिए मुस्कुराइए या आप मेरे लिए भागिए। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को समझने के लिए और उसको कैप्चर करने के लिए हमारे जो सब्जेक्ट है उनको समझना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है। जैसे कि आप देख सकते हो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे ये बढ़िया सा झाड़ है जहाँ पे ये रंग बिरंगे फूल है। तो मेरे पास कोई बड़ा कैमरा है नहीं फिलहाल, ये छोटा कैमरा है या अपना मोबाइल फ़ोन। आप ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ आप करीब से फोटोग्राफ ले सकते हो। अगर आप चाहें तो आप वाइड एंगल, जैसे मैंने कहा था कि वाइड एंगल भी ले सकते हो। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आपको बहुत क्लैरिटी के साथ फोटोग्राफ लेना है जिसमें ये सब बहुत बढ़िया दिखे तो आप पास में जाके इसको ऐसे कैप्चर कर सकते हो। और अगर आपको ये पूरा फ्रेम भी चाहिए जिसमें ये पूरा झाड़ आ रहा है तो उससे हम थोड़ा पीछे हट के फोटोग्राफ ले सकते हैं। और ऐसे जब शॉट्स लेने हो तो हमारे मोबाइल फ़ोन बड़े काम में आते हैं क्योंकि ये कैमरा के अंदर काफ़ी अलग अलग टाइप के लेंस होते हैं और हम इससे भी अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो देखिए,
जिस तरीके से यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लेंस और कैमरा पड़े हैं, कुछ लेंस काफ़ी बड़े हैं, कुछ काफ़ी से छोटे हैं, और हर एक का किधर ना किधर कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है। अगर आपने देखा है तो मैंने यहाँ पे मेरा मोबाइल भी रखा है, जिसके अंदर एक कैमरा है, जिसके अंदर 2 लेंसेज है, जिसे हम फोटोग्राफी में भी बहुत यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने देखा ये लेंस जो काफ़ी बड़ा है, और अगर आप देख सकते हो तो ये जूम हो रहा है, इसका क्या फ़ायदा है? जब हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं और हमारा सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी दूरी पे कभी बैठा हो सकता है, जैसे कि अगर हम टाइगर, लेपर्ड, हाथी या कोई चिड़िया का फोटो ले रहे हो तो वो ज़्यादातर हम उसके नज़दीक नहीं जा सकते। उस समय ऐसा लेंस बड़े काम में आता है। अगर आप देखो तो ये छोटा लेंस है, इसका क्या फ़ायदा? ये लेंस एक्चुअली हमें एक बहुत सा वाइड फोटोग्राफ देगा, जिसमें हम जूम नहीं करते, जूम आउट करते हैं, जिसमें हमें बड़ा सा फ्रेम मिलता है। और ऐसे लेंस हम यूज़ कर सकते हैं जब हमें पोर्ट्रेट चाहिए, जब हमें सिर्फ एक उसका मुखौटा चाहिए, जब उसका सिर्फ चेहरे की एक अच्छी तस्वीर चाहिए, तब हम ऐसे लेंस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फोटोग्राफी सीखना है और शुरू करना है तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास इतने अलग अलग प्रकार के लेंस और कैमरा होना। अगर आप चाहे तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी फोटोग्राफी सीख सकते हो। आपको सिर्फ ये समझना है कि किस तरीके से फोटोग्राफ लेना है, कैसे हमें अपना फ्रेम सिलेक्ट करना है, हमें अपना जो सब्जेक्ट है जिसकी हम फोटोग्राफ ले रहे हैं, जैसे कि चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो बर्ड हो, चाहे वो कोई प्रकार का जानवर हो जो हमें रास्ते पे भी मिलता है, उसे हम कैसा अच्छी तरीके से एक फोटोग्राफ में पेश कर सकते हैं। तो डरिएगा मत, अपने मोबाइल फ़ोन को भी आप ले सकते हो। आप बाहर जाइए, आपको जो भी जानवर मिले जो आपके घर के नज़दीक हो या अपने स्कूल के नज़दीक हो, आप जाइए और उसका फोटोग्राफ लीजिए। ये सवाल शायद से आपके जहन में काफ़ी बार आया होगा कि सबसे अच्छा कैमरा कौन सा है, क्या वो ये वाला है या ये वाला है? इसका कोई सही जवाब है नहीं, क्योंकि ये फोटोग्राफी जो है वो एक कला है और कलाकार आप खुद हो। ये जो कैमरा है, चाहे वो एक बड़ा सा लेंस वाला हो या एक छोटा वाला हो या आपका मोबाइल फोन क्यों ना हो, ये सिर्फ एक जरिया है। दरअसल में जो कलाकार है, जो कला है, वो खुद आप हो। आप इससे भी बेहतरीन फोटोग्राफ्स ले सकते हो, इससे भी बेहतरीन फोटोग्राफ्स ले सकते हो, और अपने मोबाइल फोन से भी आप बेहतरीन लाजवाब फोटोग्राफ्स ले सकते हो। तो आपके पास जो भी कैमरा है उसका इस्तेमाल करिएगा और जितने हो सके फोटोग्राफ्स लो। आप खुद देख पाओगे कि आप कितना आगे बढ़ रहे हो और आपकी फोटोग्राफ्स और भी बढ़िया आते जाएंगे। तो यही मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको फोटोग्राफी सीखनी है और आपको फोटोग्राफी में अच्छा होना है तो जितने फोटोग्राफ्स हो सके उतना लो। दोस्तों, फोटोग्राफी के ज़रिए आप अपना खुद का ज्ञान बढ़ा सकते हो, अलग अलग जानवरों के बारे में, अलग अलग चिड़ियों के बारे में, अलग अलग झाड़ों के बारे में। आप ज़रूर हर चीज़ का फोटोग्राफ लो और फिर बाद में आप चाहे इंटरनेट के ज़रिए या किताबों के ज़रिए आप सीख सकते हो कि मैंने किस चीज़ की फ़ोटोग्राफ ली, वो किस तरह का जानवर है, वो कौन से रंगों में दिखता है, वो कहाँ दिखता है, उसका नाम क्या है। इस ज़रिए से आप बहुत ज़्यादा ज्ञान पा सकते हो इन सब मुद्दों पे। तो ज़रूर इसके आगे भी आपको सीखने को बहुत मिलेगा। दोस्तों, हमने काफ़ी कुछ सीख लिया अभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बारे में। अब थोड़ी चर्चा करते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या वन्य जीव संरक्षण के बारे में। तो दोस्तों, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के ज़रिए हम ये संदेश लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि क्यों हमें अलग अलग प्रकार के वन्य जीव, पेड़ पौधों की सुरक्षा करना है। आज हमारी धरती, हमारे वातावरण पे हम इंसानों ने काफ़ी कुछ नुकसान किया है, पर ये ज़रूरी है कि हमारे ये पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ियों को बात समझना कि हमें इन सब चीज़ों का सुरक्षा करना है। तो दोस्तों, आप अपने फोटोग्राफी के ज़रिए थोड़ा आप खुद पढ़ाई कर सकते हो, आप खुद थोड़ा रिसर्च कर सकते हो और आप जान सकते हो कि हमें संरक्षण कैसे करना है। दोस्तों, जब हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं तो हमारा एक मकसद होता है कि हमें एक अच्छा तस्वीर खींचना है जिससे हम एक संदेश लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जब हम बाहर
प्रकृति में घूम रहे हैं, हमें उसके साथ मिलजुलना बहुत ज़रूरी है। और जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम किसी के मेहमान हैं, हम यहाँ पे इस दुनिया के मेहमान हैं, तो हमें कम से कम यहाँ पे ज़्यादा हमें नुकसान नहीं पहुँचाना है। हमें यहाँ पे जानवरों के साथ खुशी खुशी काम करना है, पेड़ पौधों के साथ मिलना है। और ये बात वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि हमें अपने सब्जेक्ट को थोड़ी दूरी से देखना चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षा के अनुसार काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप कोई चिड़िया या कोई जानवर के बहुत नज़दीक जाए तो वो ज़्यादातर आपसे डर भी सकता है। अपने आप को काबू में रखना है, ज़्यादा करीब मत जाइए उससे, क्योंकि वो शायद से डर जाएगा या आप डर जाओगे। तो ज़रूर उसको आप जितना प्यार से देखोगे, जितना दूरी से देखोगे और जितनी अच्छी तरीके से उसको ये एहसास दिलाइए कि उसकी जान खतरे में नहीं है, वो बड़े आराम से बैठेगा, वो आपके साथ कोऑपरेट करेगा और आपको उस तरीके से अच्छी फोटोग्राफ्स मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं आपको एक छोटा सा टास्क दूंगा, बड़ा आसान टास्क है। जो भी आज आपने इस वीडियो के द्वारा सीखा है उसे आपको खुद दोहराना है। तो आप बाहर जाओ अपने कैमरा को लेके और 10 अलग अलग तरीके के फोटोग्राफ लो। वो आप चाहे कोई बिल्ली, कुत्ता, चिड़िया, किसी चीज़ की भी आप तस्वीर खींच सकते हो। अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके इधर कोई आपका सदस्य है जो आपके लिए मदद कर सकता है, उनकी फोटो खींचिएगा और आप अलग अलग तरीके के फ़ोटो खींचिएगा। तो आप चाहो तो अलग अलग दूरी से फ़ोटो लो, या अलग अलग आप हाइट से फ़ोटोग्राफ लो, या आप अलग अलग एंगल से फ़ोटोग्राफ लो। इससे क्या होगा कि आपको कम से कम 10 अलग किस्म के फ़ोटोग्राफ होने चाहिए। और आप ये जो हम कहते हैं जैसे कि एक जर्नल है, जैसे कि आपका कोई फोल्डर है, उनमें ये फ़ोटोग्राफ्स को रखो। इस तरीके से जैसे ही आप और फोटोग्राफ्स लेते जाओगे, आप खुद को एक तरीके से कंपेयर कर पाओगे कि आपने कितना सीखा है और आपकी फोटोग्राफी कितनी अच्छी हुई है। तो ये एक छोटा सा काम है, आप ज़रूर करो और आप खुद देखोगे कि आप जितने फोटोग्राफ्स लोगे आपकी फोटोग्राफी उतनी बेहतर होते जाएगी। आप सभी बच्चों से यह अनुरोध है कि आप भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लीजिए और अपनी एंट्रीज को हमारे पास भेजिए। आप अपनी एंट्रीज हमें 3 तरीकों से पहुंचा सकते हैं। पहला, व्हाट्सएप द्वारा इस नंबर पर भेज सकते हैं। नंबर है 9321961744 9321961744। दूसरा, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस मेल आईडी पे BEPCDDPROGRAM@gmail.com, या आप हमें डाक के माध्यम से भी अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं इस पते पर। गुणवत्ता संभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिषद परिसर, सैदपुर, राजेंद्र नगर, पटना 800004। बच्चों, आपको अपनी एंट्रीज हमें इस प्रारूप में भेजनी है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद कक्षा और एकदम अंत में जिला। इस तरह से लिखकर आप अपनी एंट्रीज हम तक पहुंचा सकते हैं। और याद रखें, आप हमें अपनी एंट्रीज आने वाले शुक्रवार शाम 6 बजे तक ही भेज सकते हैं। धन्यवाद।